Hi everyone, in this video we will discuss about scope of business research. So let's start. बिजनेस रिसर्च का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं। फिर जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि उसके अंदर से हम कुछ इंसाइटफुल चीजें निकाल सकें। एंड उसके बाद जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या फिर डाटा हमने कलेक्ट करा उसको एनालाइज करा, उसके बाद हम जाकर उसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो भी डेटा होता है जिसे हम कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, बेसिकली इस डेटा को हम क्यों करते हैं ऐसा, ताकि जो भी कंपनीज हैं वो डेटा की हेल्प से अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से ले सकें एंड जितनी भी कंपनीज को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कंपनी सॉल्व कर सकें। बिकॉज हमें पता होता है कि डेटा हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो बिजनेस रिसर्च में हम क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से कुछ इंसाइटफुल चीजें निकालते हैं जिसकी हेल्प से जो कंपनी होती है वो अपने डिसीजन को लेती है, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब जो बिजनेस रिसर्च है उसका जो स्कोप है, स्कोप का मतलब बेसिकली क्या होता है, कहाँ कहाँ पर हम बिजनेस रिसर्च को यूज कर सकते हैं, उसी को हम स्कोप कहते हैं। जो बिजनेस रिसर्च का स्कोप होता है वो काफी ज्यादा वाइड है और बिजनेस रिसर्च ऑलमोस्ट हर एक एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को कवर करती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है बिकॉज इसकी हेल्प से कोई भी कंपनी मार्केट ट्रेंड्स को समझ पाती है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे ध्यान देती है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे भी ध्यान देती है। फर्स्ट हमारी स्कोप आती है दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या होता है, जनरली कंपनी जो होती है वो कस्टमर प्रेफरेंस, यानी कि उनका जो कस्टमर है उसकी क्या नीड है, क्या प्रेफरेंस है, क्या चॉइस है, क्या वांट है, उसके बारे में कंपनी स्टडी करती है। साथ ही साथ कंपनी मार्केट ट्रेंड्स के बारे में स्टडी करती है, यानी कि एट प्रेजेंट मार्केट में क्या ट्रेंड आ रहे हैं इस चीजों के बारे में कंपनी स्टडी करती है। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है कंपनी पहले से ही, यानी कि फ्यूचर की चीजों को पहले से ही कंपनी प्रिडिक्ट कर लेती है कि फ्यूचर में उनकी डिमांड कितनी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है वो फोन्स का प्रोडक्शन करती है, तो वो क्या करेगी, अगर उन्हें कोई भी फोन है उनका, तो उस फोन की डिमांड इन फ्यूचर कितनी हो सकती है उसको कंपनी पहले से ही फोरकास्ट कर लेगी, प्रिडिक्ट कर लेगी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रखे हैं उसकी वो प्राइस क्या रखें। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंपनी अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करेगी, यानी कि किस तरीके से बनाएंगी, उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट, ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब होता है कि जो कंपनीज है वो अपनी कस्टमर के माइंड में किस तरीके से एक पोजीशन, एक इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी है एंड कंपनी क्या करती है, सर्वे को कंडक्ट करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जानने के लिए विद अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है मार्केट के अंदर उसके लिए कस्टमर कितना सेटिस्फाई है उसको जानने के लिए कंपनी अपना सर्वे क्रिएट करी है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी क्या करी है, मार्केट में रिसर्च करी है कि जो उनकी कंज्यूमर है उनकी प्रेफरेंस क्या है एंड वो कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है। सेकंड हमारा स्कोप आता है दैट इज फाइनेंशियल रिसर्च। फाइनेंशियल रिसर्च का बेसिकली क्या मतलब होता है, इसके अंदर कंपनी फोकस करती है फाइनेंशियल डेटा, यानी कि कंपनी के पास एट प्रेजेंट कितना फाइनेंशियल डेटा है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो ये हमारा कंपनी का फाइनेंशियल डेटा हो गया। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज करती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढती है मार्केट के अंदर कि कंपनी को अपना करंट जितना पास भी कंपनी के पास पैसा होता है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी को अगर लगता है कि कोई भी किसी भी जगह से उन्हें रिस्क आ रहा है तो कंपनी किस तरीके से मैनेज करेगी, उसको मिटिगेट यानी कि कम कर सकती है। कैपिटल बजटिंग, कंपनी किस तरीके से अपने कैपिटल बजटिंग पे ध्यान दे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनी के जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको कंपनी किस तरीके से इवैल्यूएट करे और कैसे कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। तो ये फाइनेंशियल रिसर्च के अंदर आएगा सारा का सारा। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक फर्म का, एंड जो फर्म है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को रिसर्च करती है बिटवीन स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट, यानी कि उन्होंने दो चीजें ले ली, एक तो स्टॉक ले लिया, एक रियल एस्टेट ले लिया। अब दोनों को वो कंपेयर करेगी एंड बेस्ट तरीका ढूंढेगी कि कहाँ पर उन्हें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। थर्ड हमारा स्कोप होता है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी होती है वो अपनी एम्प्लॉय बिहेवियर को समझती है। एम्प्लॉय बिहेवियर का मतलब क्या है, कंपनी के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी क्या वांट है, कितने वो सेटिस्फाई हैं कंपनी से, इस चीज के बारे में कंपनी समझती है, उसको स्टडी करती है। सेटिस्फाइड कितने, सेटिस्फेक्शन आ गया यहाँ पर, सेटिस्फाइड कितने होते हैं एम्प्लॉयज कंपनी से। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। रिक्रूटमेंट मेथड्स, यानी कि अगर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को, नए एम्प्लॉयज को बेसिकली रिक्रूट करना है कंपनी के अंदर, तो कंपनी उसके लिए
कौन से मेथड्स का यूज करेगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनी क्या करती है, वन बाय वन हर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। एंड इवैल्यूएट करने के बाद जो भी एम्प्लॉयज ने अच्छा काम करा होता है उसको कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल देती है। ट्रेनिंग नीड्स, अगर कंपनी को लगता है कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग की नीड है तो कंपनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करती है। मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज, कंपनी जो होती है वो अलग अलग सेमिनार्स वेबिनार्स कंडक्ट करती है एम्प्लॉयज के लिए ताकि वो मोटिवेटेड फील करे एंड उन्हें कभी भी लेफ्ट आउट फील ना हो। लेफ्ट आउट का मतलब क्या है, कभी भी उन्हें अकेला फील नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो हमेशा से वो फ्री होने चाहिए कि वो फ्रीली अपनी बातों को डिस्कस कर सकें। तो कंपनी इन सारी चीजों के बारे में पढ़ती है, यानी कि पूरा ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज के बारे में कंपनी स्टडी करती है। यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी का। एंड जो कंपनी है वो एक रिसर्च को कंडक्ट करी है ये समझने के लिए कि उस कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके टर्नओवर हाई कैसे हैं। नेक्स्ट हमारा स्कोप आता है दैट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन रिसर्च। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम स्टडी करते हैं उन सारे मेथड्स के बारे में जो भी मेथड्स हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, उसे इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास एट प्रेजेंट टाइम में कितनी इन्वेंट्री है उसको मैनेज करना। क्वालिटी कंट्रोल, कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट बना रही है उसकी क्वालिटी कंपनी कैसे मेंटेन करके रखेगी, क्वालिटी को प्रॉपर कंट्रोल करेगी। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, कंपनी का जो भी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब क्या हो रहा है, कंपनी को जहां से भी रॉ मटेरियल्स मिल रहा है दैट इज सप्लाई चेन लॉजिस्टिक। कॉस्ट एफिशिएंसी, कंपनी किस तरीके से कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी एंड क्वालिटी को भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यहाँ पर भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम रिसर्च करते हैं मोस्ट इफिशिएंट मेथड की जिससे कंपनी अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। तो अगर हम कोई भी ऐसी रिसर्च करें वो हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, जो कि स्कोप होता है किसका, बिजनेस रिसर्च का। नेक्स्ट हमारा स्कोप आता है दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस, लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट करते ही करते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है बिकॉज यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही ले रहे हैं जिसके बारे में कंपनी रिसर्च करती है कि ये सारे जो फैक्टर्स है वो हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टार्टअप का। अब जो स्टार्टअप होता है वो एनालाइज करता है कि कैसे जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं वो हमें कैसे इम्पैक्ट करेंगे अगर हम किसी नई मार्केट के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्कोप आता है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हम बिजनेस की हेल्प करते हैं इस चीज को समझने में कि जो हमारे कंज्यूमर है वो किस तरीके से अपना परचेजिंग डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि हमारा जो कस्टमर है वो किस तरीके से अगर उसे कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना होता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स के बिहाफ पर अपना परचेजिंग डिसीजन मेंटेन करता है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारे कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी एंड उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर होगा उसकी चॉइस और प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। एंड हम कैसे अपने कस्टमर की नीड्स तक पहुंच सकते हैं इफेक्टिवली तरीके से। यहाँ पर भी हम एक क्लोथिंग ब्रांड का एग्जांपल ले लेते हैं। जो क्लोथिंग ब्रांड होती है वो स्टडी करती है बाइंग बिहेवियर को अमंग यूथ, यानी कि हमारे जो यंगस्टर्स है, जो जवान बच्चे हैं, वो किस तरीके से कौन कौन से कपड़ों की तरफ ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, कौन से कपड़े वो खरीदते हैं, ठीक है, तो वो यंग यूथ के ऊपर स्टडी करती है। नेक्स्ट हम स्कोप की बात करेंगे दैट इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ को, यानी कि हम इसके अंदर कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, इन सब के बारे में समझते हैं। यानी कि हमारा जिससे भी कंपटीशन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हम इसको एनालाइज करेंगे। मार्केट शेयर, यानी कि हमारा मार्केट शेयर और उसका मार्केट शेयर कितना है इसको समझेंगे। उसने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई और हमारी क्या स्ट्रैटेजीज है, कैसे दोनों स्ट्रैटेजीज डिफर हैं, वो क्या चीज यूज करें, हम क्या चीज यूज करें, इसको समझेंगे। कस्टमर बेस को समझेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजीज बना सकें और अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर सके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं कंपटीशन को समझने के लिए, हमारे कॉम्पिटिटर को समझने के लिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोबाइल फोन कंपनी का। अब जो मोबाइल फोन कंपनी होती है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाती है, इसके बारे में स्टडी करती है बिगेस्ट कॉम्पिटिटर को समझने के लिए, यानी कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उन सारे कॉम्पिटिटर में से सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या है जिसके साथ हम compete करने वाले हैं, इसको समझने के लिए हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं।
नेक्स्ट हमारा स्कोप आता है दैट इज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। अब हमने देखा है कि जो बिजनेस रिसर्च होती है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। कैसे? बेसिकली जो रिसर्च होती है वो कंपनीज की मदद करती है बिजनेस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में। फॉर्मुलेट करने का मतलब होता है बनाना। तो अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कंपनी अगर कोई भी रिसर्च कर रही है, तो इससे कंपनी अपनी बिजनेस पॉलिसीज को अच्छे तरीके से बना सकती है। लॉन्ग टर्म गोल्स भी कंपनी इजिली डिसाइड कर पाती है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। साथ ही साथ कंपनी स्ट्रैटेजीज भी बना पाती है अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा के बेस पर। मैंने जब आपको डेफिनेशन अभी पढ़ाई थी बिजनेस रिसर्च की, तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस रिसर्च का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसमें से उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, समझना। तो अगर कंपनी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा को अच्छे तरीके से कलेक्ट करके एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट कर देगी और उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालेगी, तो डेफिनेटली बात है कि कंपनी अच्छी स्ट्रैटेजीज को बना पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक जो बिजनेस है वो नई एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज को रिसर्च करता है इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट सेक्टर को अच्छे तरीके से रिसर्च कर रहा है, ताकि अगर उसे लगता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वो उसको इजिली ग्रैब कर पाए। और यहाँ पर क्या करेगा? वो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करेगा, फिर स्ट्रैटेजी को बनाएगा। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ रहा है दैट इज ई कॉमर्स एंड डिजिटल बिजनेस रिसर्च। अब क्या होता है? मॉडर्न एरा आ रहा है, तो मॉडर्न एरा के अंदर जो रिसर्च होती है उसके अंदर डिजिटल ट्रेंड्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, कवर करते हैं। यानी कि हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है अगर वो ऑनलाइन परचेज कर रहा है हमसे कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। यानी कि ऑनलाइन हमारे जितने भी कंज्यूमर है जो कि डिजिटली हमसे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, अपने घर पे बैठे हुए प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, कंपनी इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहती है। वेबसाइट यूजेबिलिटी, कंपनी ये देखती है कि उनकी वेबसाइट के अंदर कितने कस्टमर्स का आना जाना हो रहा है, कितने ज्यादा कस्टमर्स उनकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करती है, सच एज यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। डिजिटल एनालिटिक्स, कंपनी क्या करती है? डिजिटल जितना भी उनके पास डेटा होता है उसको भी एनालाइज करती है, डिजिटल एनालिटिक्स का यूज करती है। तो यानी कि क्या हो रहा है? कंपनी ई कॉमर्स के अंदर और डिजिटल बिजनेस के अंदर भी अपनी बिजनेस रिसर्च का यूज कर रही है। यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है एंड कंपनी एनालाइज करती है वेबसाइट को, वेबसाइट के अंदर होने वाले ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या है? कितने कस्टमर से जो कि वेबसाइट के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हो गया हमारे वेबसाइट की ट्रैफिक। तो कंपनी एनालाइज करती है कि वेबसाइट में कितने लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि कंपनी अपनी ऑनलाइन सेल्स को इंप्रूव कर सके। अगर कंपनी को लगता है कि उनकी वेबसाइट के अंदर कम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी की वेबसाइट में कमी है, या फिर वो अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पा रही, तो कंपनी को जो भी गैप लगते हैं कंपनी उसको भरती है, यानी कि कंपनी उसको फुलफिल करती है, कोई भी गैप कंपनी आने नहीं देती। नेक्स्ट हमारा स्कोप आता है दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च। अब इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। ग्लोबल मार्केट के बारे में क्या होता है? यानी कि हम इसमें किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में स्टडी नहीं करते, बल्कि हम ग्लोबली यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ग्लोबल मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं कि ग्लोबली क्या हो रहा है। इंटरनेशनल लॉज, यानी कि हमारी कंट्री के लॉ के साथ साथ हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी यहाँ पर बात करें कि इंटरनेशनली कैसे चीजें काम करें, इंटरनेशनल क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। क्रॉस कल्चर बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्रॉस कल्चर का मतलब होता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का करना। ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अगर हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चीजों को दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें क्या रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या रिस्क होता है, करेंसीज का क्या रिस्क होता है, इसको भी हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक फर्म का, एंड जो फर्म है वो कल्चरल डिफरेंस को रिसर्च करती है, उसके बारे में स्टडी करती है बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इन जापान। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं, मतलब जैसे कि आई एम अ सिटीजन इन इंडिया, सो मैं इंडिया में रहती हूँ, तो अगर मुझे अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है जापान के अंदर, तो उससे पहले मैं वहाँ पे पूरी रिसर्च कर लूंगी कि जापान में कल्चर क्या है, वहाँ के कल्चर क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगी, ऐसे ही नहीं लॉन्च कर दूंगी अपने प्रोडक्ट को। बिल्कुल मैं जानूंगी इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनली मैं पूरा रिसर्च करूंगी, वहाँ के लॉज को, क्रॉस कल्चर बिहेवियर को जानना, फॉरेन एक्सचेंज, सब चीजों को जानने के बाद हम कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च में। एंड आई हैव ट्राइड इजी टू इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू मे कमेंट बिलो। एंड थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।